लास्ट वीडियो में हमने कर्ल के ऑपरेटर को निकाला था, कर्ल का फिजिकल इम्पोर्टेंस वगैरह समझा था। आज का हमारा टॉपिक है स्टोक्स कर्ल थ्योरम। स्टोक नाम के एक साइंटिस्ट ने कर्ल से रिलेटेड एक थ्योरम दी थी। जैसे हमने गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम को पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं उसको यूज़ करके। ठीक है, तो गॉस की थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? A डॉट डी ए इज इक्वल टू डेल डॉट ए इंटू डी वी। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे स्टोक्स कर्ल थ्योरम। इसको यूज़ करके हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में और सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस सी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में क्या कर देते हैं, डी सी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हम मान लें कि इस सरफेस का रोटेशन या सर्कुलेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। सर्कुलेशन को हम लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो हम मान लेते हैं इसका जो सर्कुलेशन या रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तब अगर मैं एक सरफेस ले लूँ, मान लेती हूँ इस सरफेस का नाम है के, एल, एम और एन। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होने के लिए इस तरफ होना चाहिए। से एल में ये इस तरफ, ये ऊपर की डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में और ये नीचे की डायरेक्शन में होगा इसके सर्कुलेशन की वैल्यू। अगर मैं इसके नीचे वाले एरिया एलिमेंट को देखूँ तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी। इसी तरह से अगर मैं इसके पास वाले एरिया एलिमेंट को देखूं तो यहाँ पर भी सारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। इसके पास में यहाँ पर भी कुछ इस तरह से हो जाएगा। और ऊपर वाले एरिया एलिमेंट की बात करूँ तब भी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो अब अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझें, इस बाउंड्री की बात करूँ मैं, ठीक है, अगर मैं के एल की बात करूँ तो एक ही बाउंड्री पर ऊपर की तरफ इस तरफ यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में सर्कुलेशन बता रहा है और नीचे वाला एरिया एलिमेंट जो है वो नेगेटिव साइड में सर्कुलेशन को बता रहा है। इसी तरह से अगर मैं एलएम साइड की बात करूँ तो इस साइड से तो ऊपर की तरफ इसका सर्कुलेशन बता रहा है और इस एलिमेंट की वजह से इसका सर्कुलेशन कहाँ बता रहा है, नीचे की तरफ। सेम कंडीशन यहाँ पर भी बन रही है और सेम कंडीशन इसकी फोर्थ साइड पर भी बन रही है। यानी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी बाउंड्रीज, उनकी जो कॉमन बाउंड्रीज है वहाँ पर सर्कुलेशन हमेशा एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। और ऑपोजिट होने की वजह से बाउंड्रीज पर ये सर्कुलेशन एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। अब यहाँ पर भी आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस बाउंड्री पर भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इस पूरे सरफेस की जो बाहर वाली बाउंड्री है यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट रिलेटेड है। तो यहाँ बाहर की साइड में इसको कैंसिल करने के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं है। यानी ये सारी चीज़ें तो आपस में क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, लेकिन एक रिजल्टेंट डायरेक्शन बचेगी इस डायरेक्शन में, इस बाउंड्री पर। इसी तरह से अंदर की जो सारी ही डायरेक्शन होगी वो एक कॉमन बाउंड्री आने की वजह से कैंसिल हो जाएगी, लेकिन बाउंड्री की तरफ हमें एक सर्कुलेशन की वैल्यू मिलेगी जिसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। यानी अंदर की तरफ सर्कुलेशन का वैल्यू 0 है, रिजल्टेंट वैल्यू, लेकिन हमें बाहर की तरफ एक रिजल्टेंट सर्कुलेशन मिल रहा है जिसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अंदर की तरफ सारे आपस में एक दूसरे से क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, फॉर साइड के एल। ठीक है, अगर मैं के एल की बात करूँ तो जब मैं के से एल की तरफ जा रही हूँ तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरफ हो गई। ठीक है, ए डॉट डी एल डी सी। अब की बार हमने एरिया एलिमेंट्स को, एरिया एलिमेंट डी सी है लेकिन इसकी लेंथ क्या हो गई, डी एल। वो होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, किसके, जबकि मैं एल टू के जा रही हूँ। ठीक है, ए डॉट डी एल। ठीक है ना, तो इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये यहाँ आकर के इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एल टू के ए डॉट डी एल। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हम देखें तो इनसाइड द सरफेस हमें सारे ही
इंटीग्रेशन की वैल्यू, सारे ही लाइन इंटीग्रेशन का रिजल्टेंट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, बट देयर विल बी a resultant line integral on surface। ठीक है, सिर्फ इसकी बाहर की जो बाउंड्री होगी, बाहर की जो सरफेस होगी, वहीं पर हमको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस रिजल्टेंट लाइन इंटीग्रल को हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, अराउंड द क्लोज सरफेस रिजल्टेंट लाइन इंटीग्रल ADL जो होगा, ये इन छोटे छोटे एलिमेंट्स के लाइन इंटीग्रल के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, टोटल A.dl इज इक्वल टू इन समेशन ऑफ DC क्या है, हमारे छोटे एलिमेंट का सरफेस है। ठीक है ना, DC A.dl, यानी कि हमें जब इसकी टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हमें हर एक एलिमेंट की अलग अलग वैल्यू को निकाल करके उन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, उन सबका समेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कर्ल की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या होता है, कर्ल ऑफ A इज इक्वल टू लिमिट DA टेंड्स टू 0 1/DA इंटीग्रेशन ऑफ A.dl। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो यहाँ से अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ A.dl की वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ A.n, क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, उस डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं, n। तो अगर मुझे यहाँ से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो जो ये टर्म डिवाइड में है उसको मैं इसके साथ क्या भेज दूंगी, मल्टीप्लाई में भेज दूंगी। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, कर्ल ऑफ A.n, ठीक है, इंटू DA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ADL। ठीक है, यहाँ से मुझे इस इंटीग्रेशन ऑफ ADL की क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसको एक छोटे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, DC। यानी अभी मैं क्या कर रही हूँ, कर्ल का फॉर्मूला यूज़ करके इस छोटे से एलिमेंट के लिए किसकी वैल्यू निकाल रही हूँ, A.dl, यानी कि इसके लाइन इंटीग्रल की क्या निकाल रही हूँ, वैल्यू निकाल रही हूँ। तो ये जो वैल्यू होगी ये इनके मल्टीपल के बराबर होगी। अब आपको पता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, DA क्या है, इस एरिया का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिलकर के क्या बनाते हैं, वेक्टर बनाते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा n.A इज इक्वल टू A वेक्टर, है ना, कि एक वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती है, डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो जब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है n की और मैग्नीट्यूड की भी दे रखी है तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। यानी कि यहाँ हमें क्या मिलेगा, कर्ल ऑफ A डॉट, यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, DA के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और कर्ल ऑफ A.dA इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू आई, छोटे वाले एलिमेंट के लिए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू। यानी ये जो हमने शुरुआत में फर्स्ट इक्वेशन में रखा था ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, छोटे वाले एलिमेंट के लिए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हमें मिल चुकी है, जो कि किसके बराबर होती है, कर्ल ऑफ A.dA। तो अगर मैं ये वैल्यू को यहाँ पर पे रख दूँ, ठीक है ना, यहाँ पर क्या कर दूँ, सब्सटीट्यूट कर दूँ। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल सरफेस के लिए, पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को भी यहाँ लिख लेती हूँ। ओके, टोटल सरफेस के लिए A.dl जो होता है वो छोटे छोटे एलिमेंट्स के DC के A.dl के समेशन के बराबर होगा। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, अभी पीछे कैलकुलेट किया है कि कर्ल ऑफ A.dA किसके बराबर होगा, छोटे एलिमेंट के लाइन इंटीग्रल की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा पूरे सरफेस के लिए लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू समेशन ऑफ कर्ल ऑफ A.dA। ठीक है, अब अगर ये DA टेंड्स टू 0 हो, यानी कि हमें पता है कि हमने जो एलिमेंट लिया है उसका एरिया क्या है, बहुत ही छोटा है। तो आप जानते हैं कि जब भी लिमिट टेंड्स टू 0 हो जाती है तो आपका जो समेशन है वो किस में चेंज हो जाता है, इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। तो इससे आपको मिलेगा टोटल
सरफेस के लिए लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ ए डॉट डी ए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कर्ल जो होता है वो डेल क्रॉस ए होता है, यानी कि डेल ऑपरेटर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये है हमारा स्टोक्स कर्ल थ्योरम का स्टेटमेंट। इसके अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको शुरू करने से पहले बताया था, लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं और सरफेस इंटीग्रल को हम लाइन इंटीग्रल में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ जब हमने गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम लिखी थी, यहाँ पर अगर हम स्टोक्स की कर्ल थ्योरम भी लिख ले तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ए डॉट डी एल इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए डॉट डी ए। बिल्कुल एक जैसी है ये दोनों चीज़ें। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एरिया एलिमेंट को, यानी एरिया के लिए सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। ये दोनों ही बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हम एक अगला टॉपिक और देख लेते हैं जो कि है हमारा गॉस लॉ। ठीक है, आपने 11th-12th में गॉस लॉ को पढ़ा होगा, उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गॉस लॉ। ठीक है, जो हमने पढ़ा था पहले वो थी गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम। अब ये थ्योरम नहीं है, ये गॉस ने एक लॉ दिया था जिसके बारे में आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसे हम पढ़ेंगे। तो गॉस ने क्या बताया था, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है, ठीक है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो उसके चार्ज अपॉन उसकी विद्युतशीलता, ठीक है, एप्सिलॉन के रेशियो के बराबर होता है। ये चीज़ आप 12th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला, किसी सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो उसके चार्ज अपॉन एप्सिलॉन के ये रेशियो के बराबर होता है, यानी कि आवेश अपॉन विद्युतशीलता के रेशियो के बराबर होता है। अगर यहाँ पर मीडियम, आपका जो मीडियम है वो वैक्यूम हो, है ना, अगर आपका मीडियम वैक्यूम हो तो एप्सिलॉन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/36 पाई 10⁻⁻⁹। ठीक है, या फिर इस तरह से इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अपॉन 1/9 पाई इंटू 10⁹। ये किसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमें कुल मिलाकर के ये लॉ देखना है। लॉ क्या कहता है कि जो फ्लक्स है वो बाउंडेड रीजन में चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के अपॉन एप्सिलॉन के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, हमने लास्ट के टॉपिक्स में फ्लक्स को डिटेल में पढ़ा भी था जब हमने डाइवर्जेंस निकाला था। फ्लक्स किसके बराबर होता है, फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, है ना। फ्लक्स जो होता है वो सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, उसके सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। तो अगर इस वैल्यू को हम गॉस के लॉ में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमने जो एरिया लिया है, ठीक है, अगर हम आयतन आवेश घनत्व, ये सब आवेश घनत्व आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। जो चार्ज डेंसिटी होती है वो 3 टाइप की होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा को कैलकुलेट करें तो वो किसके बराबर होता है, Q अपॉन V, है ना, जो सिग्मा होता है। और अगर वो जो हमारा एलिमेंट है वो बहुत छोटा है, वॉल्यूम एलिमेंट क्या है, बहुत छोटा है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ अल्पांश आयतन के लिए या फिर वॉल्यूम एलिमेंट के लिए, फॉर वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq अपॉन dv, यानी कि उस एरिया में बाउंडेड चार्ज कितना है, dq है, और उस एरिया की वैल्यू कितनी है, dv। तो यहाँ से हमें dq की वैल्यू मिलेगी रो dv। अगर हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना हो तो हम इस इक्वेशन का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, और हमें चार्ज की वैल्यू मिलेगी रो डॉट dv। ठीक है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में, अब अगर मैं इस इक्वेशन में ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लूँ, पहले हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं।
ये जो इक्वेशन बनाई है हमने गॉस की थ्योरम से, इसको लिख लेते हैं। फ्लक्स जो होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होता है। फ्लक्स क्या होता है E डॉट डी ए, ये क्या होता है हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होता है। और हमने Q की वैल्यू निकाल ली है अभी, क्या निकाली है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, जो कि किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। ठीक है, तो Q की जगह पर ये वैल्यू हम गॉस के लॉ में क्या कर दे, सब्सटीट्यूट कर दे, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं समाकल रूप। क्या बोलते हैं, समाकल रूप गॉस के नियम का। क्या बोलते हैं, समाकल रूप। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। अब हम इसको इंटीग्रल फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ले रहे हैं। अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम लगा देते हैं। क्या लगा रहे हैं हम, गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम। अभी हमने देखा है लास्ट में गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, किसी का भी सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट ए इंटू डी वी। ए की जगह पर अभी हमारे पास क्या है, ई है, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ई डॉट डी ए, यानी कि सरफेस इंटीग्रल को हमें वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना है, तो उसका हमें डेल के साथ क्या बनाना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, इज इक्वल टू डी वी। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूँ, ये वैल्यू लेकर के मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, सब्सटीट्यूट कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन, ये पूरा वॉल्यूम इंटीग्रल है ना, तो डेल डॉट ई इंटू डी वी इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी वी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, यहाँ पर भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, दोनों साइड से ये वॉल्यूम इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा डेल डॉट ई इज इक्वल टू सिग्मा, रो अपॉन एप्सिलॉन। क्या मिल जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन। इसे हम बोलते हैं अवकल रूप। क्या बोलते हैं, अवकल रूप। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। यहाँ पर हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड।